हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं 11th में चैप्टर 3 स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 7 ले रहा हूँ। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4, बट ये एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले 3.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 6 में आपको सारी फॉर्मूलाज एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले लेक्चर 6 देखिए, और आप हमेशा मेरे लेक्चर सीक्वेंस में देखेंगे, बीच में देखेंगे तो नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, और उसमें एक्सरसाइज 3.4। ये आपका टेक्स्ट बुक है और आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.4। उसमें मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ। फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स फॉर द डेटा गिवन बिलो अबाउट मार्क्स स्कोर्ड बाय 15 स्टूडेंट्स इन क्लास टेस्ट। एक क्लास में टेस्ट हुई है 15 स्टूडेंट्स की, और जिन्होंने भी उन स्टूडेंट्स ने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं वो लिखा हुआ है। अब हमें इसमें ऑल क्वार्टाइल्स फाइंड करना है। ऑल क्वार्टाइल्स दैट मीन्स क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि फॉर्मूला कौन सी लगेगी, और फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ये रॉ डेटा है, ये डिस्क्रीट डेटा है, या ये कंटिन्यूस है। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि रॉ डेटा किसे कहते हैं। सिर्फ एक सिंगल लाइन में आपको नंबर्स दिए हों, एक्स के नंबर्स, दैट इज़ रॉ डेटा। आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लास दिए हुए हैं और क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये कंटिन्यूस डेटा है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है। डिस्क्रीट में एक्स की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रॉ डेटा दिया हुआ है। अब रॉ डेटा में क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये लाइन याद कर लो, ये फर्स्ट सम है, मैंने पूरी लिखी है। उसके बाद मैं ये पूरी लाइन नहीं लिखूँगा, मैं आपको सिर्फ आगे वाला वर्ड लिखकर बताऊँगा कि ये लाइन आप लिखो। पूरे चैप्टर में ऐसा ही होगा। So arranging the observation in ascending order। अब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा और हम नंबर्स इंक्रीज करते जाएंगे। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर है 0, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा 0। अब 0 के बाद कहीं भी देखिए आपको 1 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, सो नेक्स्ट इज 2। अगर 2 एक से ज़्यादा दिया होगा तो हम एक साथ लिख देंगे। अब उस 2 के बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 3, अब 4, तो 4 देखिए 1 और 2 बार दिए हुए हैं, 2 टाइम्स, तो हम 2 टाइम्स 4 लिखेंगे। देन 5 भी 2 टाइम्स दिए हुए हैं, 5। अब 6, तो 6 देखिए 1, 2 एंड 3 बार दिया हुआ है, 6, 6 एंड 6 3 टाइम्स। नाउ 7, तो एक तो यहाँ दिया हुआ है 7 और दूसरा यहाँ दिया हुआ है 7। नाउ 8 भी 2 टाइम्स दिया हुआ है, एंड लास्ट इज 9।
तो देखिए मैंने सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिए। टोटल नंबर काउंट कर ले आप, कितने थे? 15 नंबर्स, 15 हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद रॉ डेटा में क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है? सोचो आप, क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रॉ डेटा में कौन सा है? आ रहा है याद? सो क्वार्टाइल है, तो सबसे पहले मैं क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, Q1। Q1 इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन, अब डिवाइड में क्या लिखना है? तो डिवाइड में फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, मीडियन हो तो 2, क्वार्टाइल हो तो 4, डेसाइल हो तो 10, परसेंटाइल हो तो 100। तो ये है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल है तो 4 लिखेंगे, n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। अब ये कितने ऑब्जर्वेशन थे? तो ये 15th ऑब्जर्वेशन थे। सो 15+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सो 15+1 16, 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 16 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन। मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, 15+1 16, 16 डिवाइड बाय 4 4th ऑब्जर्वेशन। अब आगे आपको क्या लिखना है यहाँ पर? अब ये 4th ऑब्जर्वेशन जो होगा हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, आपको ये वर्डिंग्स याद रखनी है हमेशा। सो 4th ऑब्जर्वेशन, तो अब इन ऑब्जर्वेशंस में जो असेंडिंग ऑब्जर्वेशन सेट करने के बाद 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा आया है वो देखो। सो 1 2 3 4, तो 4th ऑब्जर्वेशन आया है 4। सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल्स टू 4। हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर Q1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट क्वार्टाइल। अब मैं यहाँ पर आपको सेकंड क्वार्टाइल कैलकुलेट करवा रहा हूँ। तो सेकंड क्वार्टाइल Q2, फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला को ध्यान से समझिए, क्वार्टाइल का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। बट अब ये सेकंड क्वार्टाइल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, सो वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 15+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। नाउ 2, अब यहाँ पर हम ये सॉल्व कर आए, 15+1 अपॉन 4th क्या था? तो इस ब्रैकेट का जो आंसर था वो 4 था, 4th ऑब्जर्वेशन। तो 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8th ऑब्जर्वेशन। नाउ 8th ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर क्वार्टाइल 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको काउंट करने हैं, जो 8th ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा आंसर होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8th ऑब्जर्वेशन 8th नंबर पर आ रहा है 6, तो क्वार्टाइल 2 इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारा क्वार्टाइल 2। एंड सेम इसी मेथड से हम क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करेंगे। सो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला, क्वार्टाइल का फॉर्मूला n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ये क्वार्टाइल का फॉर्मूला है, और 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। सो 3 इंटू 15+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। सो 3, नाउ 15+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है, इस ब्रैकेट का आंसर क्या है? 4th ऑब्जर्वेशन।
So 4 into 3, 12th observation. So therefore क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू, अब आप देखिए 12th नंबर ऑब्जर्वेशन कौन सा आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12th नंबर ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर आ रहा है 7, सो देयरफॉर क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू 7, ये आएगा यहाँ पर आंसर। तो देखिए मैंने आपको तीनों क्वार्टाइल एक्सप्लेन किए, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। ये लेक्चर यहाँ पर आप पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी हम इसके बाद करेंगे। सो पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब हम थर्ड कर रहे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको सेकंड करवाऊंगा। नाउ थर्ड में क्या है, तो थर्ड में आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मीन्स x के साथ आपको f की वैल्यू दी हुई है। तो उस कंडीशन में आपको x, f एंड एक और कॉलम बनाना होगा जिसे हम कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज CF। पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और फिर आपको सॉल्व करवाता हूं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स एजेस ऑफ 80 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ कॉलेज। एक कॉलेज में से 80 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए गए, मीन्स n इक्वल्स टू 80 होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80। 17 ईयर्स के 11 स्टूडेंट्स हैं, 18 ईयर के 14 स्टूडेंट्स, सेम 20 ईयर्स के 15 स्टूडेंट्स एंड 23 ईयर के 4 स्टूडेंट्स। ये पूरा डेटा दिया हुआ है। फाइंड मीडियन एज, ऑल्सो फाइंड क्वार्टाइल 1 Q1, D4 that means decile 4 and P32 that means percentile 32। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल सब पूछ लिया है इन्होंने। एक एक करके कैलकुलेट करेंगे और आपको ये याद होना चाहिए कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो लॉन्ग फॉर्मूला कंटिन्यूस में अप्लाई होता है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप देखिए, सो 11, पहले सेम 11 लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब आपको 11 प्लस 14 इन दोनों को टोटल करना है, 11 प्लस 14, तो आंसर आ जाएगा 25। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने क्या किया, 11 प्लस 14, आंसर आया 25, ये 14 के सामने लिखेंगे। अब आगे इसके मैं 2 मेथड बता रहा हूँ। पहला आप 25 प्लस 22 कर लीजिए, तो आंसर आएगा 47, या तो आप इन तीनों को टोटल कर लीजिए तो भी आंसर यही आएगा। देन 47 प्लस 15, तो ये आंसर होगा 62। 62 प्लस 8, तो हम 8 के सामने आंसर लिखेंगे 70। 70 प्लस 6, तो आंसर होगा 76 एंड 76 प्लस 4, तो ये आंसर हो जाएगा 80। ये जो 80 का आंसर है यहाँ पर, ये इसके साथ टैली हो जाएगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल और एक्सआई का टोटल कभी भी नहीं होता है, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी का ही टोटल करते हैं। तो यहाँ पर टोटल ये दोनों मैच हो जाएंगे, एक जैसे आएंगे। नाउ सबसे पहले हमें
मीडियन कैलकुलेट करना है। सो मीडियन, सबसे पहले मैं आपको मीडियन कैलकुलेट करवाता हूँ। अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में मीडियन का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल्स टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? तो n की वैल्यू है 80। सो 80 + 1 / 2 ऑब्जर्वेशन। अब 80 + 1 तो ये हो जाएगा 81 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर होगा 40.5 ऑब्जर्वेशन। 40.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये आप लास्ट ईयर 10th में भी कर आए हो। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये लाइन भी याद कर लो और नोट डाउन कर लो। यहाँ पर हमें लिखना है रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मैं बता रहा हूँ, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को रेफर करेंगे मीन्स देखेंगे कि 40.5 कहाँ पर आ रहा है। तो 40.5 11 छोटा है, यहाँ पर नहीं होगा। 25 भी छोटा है, यहाँ नहीं होगा। इसके अंदर नहीं आएगा, मीन्स 40 11 के अंदर नहीं आता, 25 के अंदर नहीं आता, 47 में आ जाता है। ये 40.5 47 में आ जाता है। सो 47 के सामने जो x की वैल्यू होगी, 47 के सामने x की वैल्यू कितनी है? 19। तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 19 ईयर्स। मीडियन एज क्या हो जाएगा? 19 ईयर्स। ईयर्स क्यों लिखा? क्योंकि इन ईयर्स दिया हुआ है। तो फिर से देखिए, सेम जो आप लास्ट ईयर कर आए हो वो ही मैंने किया है, कुछ नया नहीं किया। पहले n+1/2 ऑब्जर्वेशन, n 80 है, 80 + 1/2 40.5। नाउ रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 40 कहाँ पर आएगा? 11 के अंदर नहीं आता, 25 में भी नहीं आता, 47 में आ जाता है। ये वैल्यू 47 के अंदर आ जाती है। तो इसके सामने जो x की वैल्यू होगी, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा मीडियन। तो ये हमने कैलकुलेट किया जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो ये हमारा मीडियन कैलकुलेट हो गया। लेक्चर को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। इतना रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड मीडियन एज, ऑल्सो फाइंड क्वार्टाइल 1, डेसाइल 4, परसेंटाइल 32 फॉर द एज एंड इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन करना है दैट मीन्स हमें बताना है कि हमने क्या कैलकुलेट किया। सो नाउ हम देखेंगे कि मीडियन एज जो हुई है वो कैलकुलेट हुई है 19। तो अब इतना नोट डाउन करने के बाद आप इसका इंटरप्रिटेशन लिखोगे और इंटरप्रिटेशन में आप लिखोगे m इज इक्वल्स टू 19 ईयर्स, देयरफॉर लिखते जाइए, देयरफॉर द एज ऑफ 50% ऑफ स्टूडेंट्स will be 19 years or less। फिर से बता रहा हूँ, m is equals to 19 years, hence या therefore
द एज ऑफ 50% ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 19 ईयर्स और लेस। मीन्स स्टूडेंट्स जो हैं, एम कहाँ पर आता है, तो मैंने लाइन में आपको एक्सप्लेन किया है। लाइन में एम कहाँ पर आता है, एग्जैक्ट सेंटर में आता है, 50 जहाँ पर होते हैं। तो 50% स्टूडेंट की जो एज है वो 19 ईयर्स या उससे छोटी है। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 80, उसमें से 47 स्टूडेंट्स 19 या 19 से कम एज के हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मीडियन के बाद क्वार्टाइल। अब मैं आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करवा रहा हूँ, और क्वार्टाइल में भी कौन सा क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है हमें, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं Q1 क्वार्टाइल 1। Q1 इज इक्वल्स टू, नाउ Q1 का फॉर्मूला, तो पहले n+1/4 ऑब्जर्वेशन। 4 क्यों लिखा, क्योंकि क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल में डिवाइड में 4 आता है। मीडियन में 2, क्वार्टाइल में डिवाइड 4, डेसाइल में 10 और परसेंटाइल में 100। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो वही रहने वाला है। नाउ n की वैल्यू है 80 + 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सो 81 डिवाइड बाय 4, सो 81 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर आंसर होगा 20.25 ऑब्जर्वेशन। 20.25 ऑब्जर्वेशन के बाद आप यहाँ लिखोगे, मैं पूरी लाइन नहीं लिखूँगा लेकिन आपको पूरी लाइन लिखनी है, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप देखोगे 20.25 कहाँ आता है, तो 11 के अंदर आता है, नहीं आता। क्या 25 के अंदर ये वैल्यू आ जाती है, तो 25 से पहले आ जाता है, तो यस। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यस। अब हम इसके सामने x की वैल्यू देखेंगे तो वो है 18, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर Q1 इज इक्वल्स टू 18 ईयर्स। Q1 इज इक्वल्स टू 18 ईयर्स। Q1 दैट मीन्स क्वार्टाइल होता है। क्वार्टाइल जो है, जो नंबर लाइन थी, सेंटर में होता है मीडियन 50 पर, यहाँ पर 25 पर क्वार्टाइल 1 आता है। ठीक है। नाउ इसमें क्या होगा कि इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एज 18 या 18 से कम होगा। तो अब आइए मैं इसका इंटरप्रिटेशन लिखवाता हूँ आपको। आप इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे, पहले सम नोट डाउन करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन लिखिए। पहले क्वार्टाइल नोट डाउन कर लीजिए एंड देन इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। क्वार्टाइल 1 इज इक्वल्स टू 18, देयरफॉर द एज ऑफ 25% of students will be 18 years or less than it. 18 years or less than it. Less than it means less than 18 years. ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप क्वार्टाइल 1 नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसी में, डेसाइल 4, D4 कैलकुलेट करना है इसके बाद हमें। नाउ नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ डेसाइल 4, D4। अब डेसाइल 4 का
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? तो डेसाइल है मीन्स डिवाइड बाय 10 लेना है हमें। सो n + 1/10th ऑब्जर्वेशन, ये तो डेसाइल का है। लेकिन फोर्थ डेसाइल के लिए क्या करेंगे? 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई। और यहाँ 10 क्यों लिखा? क्योंकि डेसाइल था। अगर ये परसेंटाइल होता तो 100 लिखते, अगर ये क्वार्टाइल होता तो डिवाइड में 4 आता है। ठीक है, तो आइए वैल्यू देखते हैं। सो 4 × n, n 80 + 1/10th ऑब्जर्वेशन। तो 4 × 80, तो पहले 81/10 करेंगे, आंसर आएगा 8.1 × 4। तो डायरेक्ट मैंने कर लिया 32.4th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हमारा आंसर आया है 32.4th ऑब्जर्वेशन। अब आपको इसके आगे कौन सी लाइन लिखनी है वो आपको पता है, 32.4th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ क्या लिखोगे आप? रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप मुझे बताइए 32 11 से पहले आता है? नहीं। 25? नहीं, यहाँ पर भी नहीं। 47 के अंदर आ जाता है? तो यस। तो 47 इसके सामने जो x की वैल्यू होगी वो होगा हमारा आंसर। सो देयरफॉर D4 is equals to 19 years. D4 is equals to 19 years. इतना नोट डाउन कर लो पहले, और फिर मैं आपको इंटरप्रिटेशन लिखवा रहा हूँ। आप इंटरप्रिटेशन में लिखोगे D4 is equals to 19 years. Therefore, the age of 40% of student will be 19 years or less than it. The age of 40% students will be 19 years or less than it. 40% क्यों लिखा? क्योंकि डेसाइल 4 कहाँ पर आता है? 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40। तो डेसाइल 4 40 पर आता है, इसलिए हमने लिखा कि 40% स्टूडेंट्स की जो एज है वो 19 या 19 से कम होगी। तो ये मैंने आपको करवाया डेसाइल 4। इसे नोट डाउन कर लीजिए, पहले लेक्चर को यहाँ पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट मैं आपको परसेंटाइल करवाऊँगा, और वो हमें परसेंटाइल कैलकुलेट करना है 32, परसेंटाइल 32। सो ये आपका नोट डाउन हो गया होगा। अब मैं आपको करवा रहा हूँ परसेंटाइल 32। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परसेंटाइल 32, और इसमें एक न्यू पॉइंट भी सीखने वाले हैं हम। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं परसेंटाइल 32। ना परसेंटाइल है तो फॉर्मूला क्या होगी? तो फॉर्मूला होगी n + 1/100 डिवाइड में 100। 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंटाइल है। परसेंटाइल में डिवाइड में 100, डेसाइल में डिवाइड में 10, क्वार्टाइल्स में डिवाइड में 4, और मीडियन में डिवाइड में 2 लिखते हैं। अब ये 32 परसेंटाइल है तो यहाँ पर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए आगे कैलकुलेशन करते हैं कि परसेंटाइल 32 कहाँ पर आएगा। सो P32 n की वैल्यू है 80 + 1 डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा 32 इंटू नाउ 80 + 1/100। तो ये आंसर आ गया 0.81 ऑब्जर्वेशन। इंटू करेंगे 32 के साथ,
तो ये आ गया 25.92 ऑब्जर्वेशन। फिर से यहाँ क्या लिखना है हमें, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट प्रॉब्लम क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रेफर करके देखो, हमें चाहिए 25.92। तो यहाँ देखिए 11 है, 25 है। अब ये सिर्फ 25 होता तो हम 25 के सामने जो x की वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये 25.92 है, इसका मतलब है ये 11 के अंदर नहीं आता, बट 25 यहाँ आता है और 25.92 इसके बाद आता है। मीन्स जब भी आपको ये नंबर एग्जिट यहाँ पर मिल जाए, ये नंबर एग्जिट यहाँ पर मिल जाए, तो अब आपको क्या करना होगा, 25 यहाँ पर होगा और 25.92 इसके बाद आएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हमें लिखना होगा 25th ऑब्जर्वेशन। क्या लिखना होगा, 25th ऑब्जर्वेशन प्लस, ध्यान से समझना, 25th ऑब्जर्वेशन प्लस ये 0.92, 25 यहाँ लिखा, 0.92 यहाँ पर लिखा। ये फिर से बता रहा हूँ, ये स्टेप कब करेंगे, जब यहाँ पर एग्जिट नंबर मिल जाए आपको। जैसे 25 यहाँ है और आपको यहाँ 25 मिल गया, तभी आपको करना है ये स्टेप। अगर यहाँ 23 होता तो नहीं करते, क्योंकि वो तो 25 के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर एग्जिट नंबर मिल गया, तो पहले क्या करना होगा, 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.92, फिर यहाँ पर लिखना होगा हमें 26th ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन। अब यह कहाँ से लिखा हमने, तो पहले ये सेम 25 देन 0.92। अब 25 में 1 प्लस कर दीजिए, तो 25 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 26, और माइनस करेंगे सेम 25। एक्चुअली ये है क्या, 25 एज पूरा है, सपोज कीजिए किसी का एज 25 है और प्लस 0.92 है, तो वो जो 0.92 है वो 26th का पार्ट है, 26th का पार्ट है। चलिए आपकी एज के साथ एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि किसी की एज है 17 ईयर्स और दूसरा है किसी की एज है 17 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। तो 17 ईयर्स तो पूरे हो गए, अब जो 10 मंथ्स ऊपर हुए हैं वो 10 मंथ कौन से ईयर का पार्ट है, तो वो 18th ईयर का पार्ट है। अगर आपकी एज 17 ईयर्स एंड 10 मंथ्स है तो 17 ईयर्स पूरी एज है और जो 10 मंथ्स है वो 18th ईयर के हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पर हम 25 पूरा लिखेंगे और ये 0.92 है वो 26th ईयर का पार्ट है। सो 26 माइनस 25। सो नाउ 25th ऑब्जर्वेशन। सो 25th ऑब्जर्वेशन के सामने x की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 18, तो ये 18 पूरा लिखेंगे प्लस 0.92। नाउ 26th ऑब्जर्वेशन, तो 26th ऑब्जर्वेशन के सामने x की वैल्यू कितनी है, तो ये है 19 माइनस 25th ऑब्जर्वेशन 18। 25th ऑब्जर्वेशन 25th यहाँ आएगा, इसके सामने x की वैल्यू 18। फिर 26th ऑब्जर्वेशन, तो 26 कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो इसके सामने x की वैल्यू 19। सो 19 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 0.92, 19 माइनस 18 1। सो 18 प्लस 1 इंटू 0.92, तो ये हो जाएगा 0.92। सो फाइनली 18.92 हमारा आंसर होगा P32 का। सो P32 का जो आंसर हुआ वो है 18.92 ईयर्स, 18.92 ईयर्स।
नाउ अब मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन लिखवा रहा हूँ, तो नीचे लिखिए इंटरप्रिटेशन P32 is equals to 18.92 years. Therefore, the age of 32% of student will be 18.92 years or less. इसका मतलब है कि 32% स्टूडेंट्स जो हैं वो 18.92 ईयर्स से छोटे हैं, उनका एज जो है 18.92 ईयर्स से छोटा है। ठीक है, सो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा पूरा हुआ। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मैंने रॉ डेटा समझाया आपको, एंड क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मैंने आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी समझाई। नाउ सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। एक बार आप इसी क्वेश्चन को ट्राई करोगे, एंड देन आज के होमवर्क में है इलस्ट्रेशन 17 इलस्ट्रेशन 17, 19 एंड 20। आज का होमवर्क है इलस्ट्रेशन 17, 19 एंड 20। ये 3 इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में करने हैं और ये सम एक बार फिर से ट्राई करना है और समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाऊंगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 भी लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 भी लेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।